दोस्तों, क्या आप भी इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो? तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप 10th में तो यहाँ से 7 नंबर, और अगर आप 12th में तो यहाँ से पूरे आपके 9 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध जो हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, और निबंधों को हमको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है, कितने पेज में लिखना है, ताकि हमको जो है पूरे नंबर जो है एग्जामिनर हमको दे दे। ठीक है, और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिनकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको निबंध लेखन पर कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ इसका फ्री में नोट्स और पीडीएफ आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में मिल जाएगा, तो वो उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बता देते हैं सबसे पहले कौन कौन से निबंध हैं जो हमको तैयार करना है हमको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है 5 निबंध लिख रखे हैं, जो कि एकदम सदाबहार निबंध है, मतलब कि हर साल आते हैं, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता इनको आने से। चलिए देखते हैं कौन कौन से निबंध है। तो देखिए सबसे पहला निबंध है आपका पर्यावरण प्रदूषण। इसका समस्या और समाधान पूछता है, या पूछेगा कारण और परिणाम, या फिर डायरेक्ट यही पूछ लेगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके कारण कौन कौन से हैं, कैसे हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा भारत में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण है ना, और बेरोजगारी को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आ जाता है विज्ञान। विज्ञान क्या पूछता है, विज्ञान का लाभ और हानि पूछता है, या फिर वरदान या अभिशाप पूछता है। ठीक है, यानी विज्ञान के कौन कौन से लाभ हैं, विज्ञान से हमें कौन कौन सी हानियां हैं। ठीक है, सब कुछ बताना होगा हमें इस निबंध में। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यहाँ पर जितने बता रहे हैं सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है आपका आतंकवाद, इसकी समस्या और समाधान। ठीक है, आतंकवाद कभी कभी ना पूछ करके आपसे भ्रष्टाचार भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे निबंध बता दिए कौन कौन से निबंध है जो आपको तैयार करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि एक अच्छा निबंध हम कैसे लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आप सभी लोगों को निबंध जो है सबसे अंत में लिखना, क्योंकि इसमें आपको सोच सोच कर लिखना रहता है, तो इसलिए सबसे अंत में लिखना है। निबंध लिखने के लिए कम से कम 25 से 30 मिनट का प्रयोग करें। तीसरा नंबर, सबसे पहले रूपरेखा तैयार करें, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपका यही है। सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करना। अगर आप पूरा निबंध अच्छे से लिख लेते हो, लेकिन आप रूपरेखा बनाकर नहीं लिखते हो, तो यहाँ से आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, और जो अभी आपके पास टाइम है, तो मैं इस समय पर यह वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय पर आप सभी लोग को ये क्लास में दे रहा हूँ, उस समय पर आप सभी लोग के पास टाइम है, तो आप सभी लोग एक काम कर सकते हो। सभी लोग जो है प्रत्येक रविवार को एक निबंध लिखने का प्रयास करो। ठीक है, हर एक संडे को आप जो है एक निबंध लिखने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर जितने निबंध बता रहा हूँ, आप संडे को बैठना और लिखकर प्रैक्टिस करना एक बार। ठीक है, देखना आप खुद से कितने वर्ड्स में लिख पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रूपरेखा कैसे बनाना है, क्योंकि कोई भी निबंध लिखने से पहले जो है रूपरेखा बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो हमको दिया जाता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना, है ना, कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। उसके बाद हम इसके प्रकार बताएंगे, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन सा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम कारण बताएंगे, किन कारणों की वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। फिर रोकथाम के उपाय बताएंगे, है ना, किसकी वजह से हम रोक सकते हैं, क्या क्या उपाय करके। उसके बाद उपसंहार। ठीक है, तो ये सारे इस तरह आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर जो है लिख सकते हैं निबंध, और इसी तरह आप लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप जो है रूपरेखा बनाना ना भूलें। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है, इससे आपको देखो आइडिया भी लिख जाएगा कि हमको लिखना क्या है। ठीक है, इसलिए जो है आप सभी लोग जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी लोग रूपरेखा बनाओ, चाहे आप 10th में हैं तब भी, है ना, और 12th वालों को तो रूपरेखा के अलग से 2 नंबर मिलते भी है। ठीक है, तो बेरोजगारी पर निबंध यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमको अभी हम जा रहे हैं देखने, पर्यावरण प्रदूषण हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। दूसरा हमारा है बेरोजगारी पर निबंध। तो देखो बेरोजगारी पर निबंध हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बताएंगे, सबसे पहले बेरोजगारी है क्या, है ना, उसके बाद हम बताएंगे इसके प्रकार, बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार है, किन रूपों में बेरोजगारी पाई जाती है, बेरोजगारी का कारण क्या है, और बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, उपसंहार, है ना। तो इतना चीज़ें आपको करना होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक जो कुछ भी बताया ये सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में बता सकता हूँ, ये सारी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं अपना निबंध। देखिए यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर भी कैसे लिखें, तो सभी लोग जो है जाना मत कहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो निबंध है, हमारा कौन सा निबंध है। हम सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको उसमें पर्यावरण प्रदूषण का भी मिल जाएगा, तुम जाकर ये वीडियो यहाँ से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है पर्यावरण प्रदूषण का। अब हम देख लेते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी पर हम निबंध कैसे लिखें, बेरोजगारी की समस्या पर हम एक निबंध कैसे लिखें, देश में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे पूछेगा, बेरोजगारी समस्या और समाधान पूछ सकता है, या फिर बेरोजगारी कारण और निवारण पूछ सकता है, पर लिखना तो एक ही चीज़ रहता है ना। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या बताओगे, सबसे पहले उसकी भूमिका बताओगे, है ना। तो देखो मैं एक बात तुमको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर भूमिका में लिखा, भूमिका में तुम यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बेरोजगारी आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। अगर मान लो मुझे दे दिया जाता पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, मैं यहाँ पर लिख देता पर्यावरण प्रदूषण भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है ना। अगर मुझे दे दिया जाता आतंकवाद, तो मैं ये कह देता कि आतंकवाद आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है
मुझे दे दिया जाता जनसंख्या वृद्धि, तो मैं ये लिख देता जनसंख्या वृद्धि आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है ना। यानी इस तरह जो है तुम जो है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तुम कोई भी निबंध आसानी से लिख ले जाओगे, ठीक है। हाँ, तो आगे हम क्या लिखेंगे, देखो बेरोजगारी आज भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। ये ना केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक असमानता, अपराध और मानसिक तनाव जैसी अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। कैसे ये असमानता अपराध को कैसे जन्म देती है, क्योंकि देखो बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना, तो जो युवक पढ़े लिखे होंगे वो अनायास ही जो होंगे गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, है ना, उनको कोई जॉब नहीं मिलेगा, उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो गलत राह अपनाएंगे, है ना, तो इस तरह वो अपराध के रास्ते पर चले जाएंगे, तो इससे अपराध भी बढ़ता है बेरोजगारी से, ठीक है। एक युवा देश होने के बावजूद यदि रोजगार के अवसरों में कमी हो तो यह चिंता का विषय बन जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है असली निबंध, और यहाँ हमको बताना है बेरोजगारी क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ बेरोजगारी होता क्या है। तो बेरोजगारी का अर्थ है ऐसे सक्षम और इच्छुक व्यक्ति का कार्य न मिलना जो काम करने में समर्थ हो, अर्थात व्यक्ति का काम करना चाहता हो परंतु उसके पास कोई नौकरी या रोजगार नहीं है। कहने का मतलब है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी वह स्थिति है जैसे मान लो कोई व्यक्ति हो, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, काम करने के लिए इच्छुक भी हो और प्लस कम से कम तनख्वाह पर, कम से कम सैलरी पर वो काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी उसे रोजगार ना मिले, फिर भी उसे जो है नौकरी ना मिले, तो उसे हम कहते हैं बेरोजगारी, ठीक है। यानी जो काम करने में सक्षम हो, काम करने के लिए इच्छुक हो, फिर भी उसे काम ना मिले तो वो बेरोजगारी कहलाता है। अब यहाँ पर हम बूढ़ों को और जो है जो छोटे लड़के होते हैं कम उम्र के, उनको हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, वो बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बेरोजगारी का अर्थ आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसी स्थिति है ना जब किसी इच्छुक व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हो और उससे कार्य ना मिले, तो यह स्थिति हमारी बेरोजगारी कहलाती है। आखिर बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, सबसे पहला जनसंख्या वृद्धि। देखो सबसे मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों, जनसंख्या बढ़ रही है तो जहां पर एक नौकरी में 20,000 पद हैं वहां पर तो लगभग 70-80,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। अब जो है सीट तो मिलना है 20,000 लोगों को ही, बाकी 60,000 क्या होंगे, वो बेरोजगार ही बन जाएंगे, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि से जो है बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है। काम के मुकाबले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है, काम जो है कम है और लोग जो है ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी की समस्या का। दूसरा हमारा शिक्षा प्रणाली की कमजोरी, और मुझे लगता है शिक्षा प्रणाली जो है ये सबसे मेन रीजन है, मेरे नज़रिए से सबसे मेन रीजन है बेरोजगारी की समस्या का। क्योंकि डिग्री तो मिलती है पर व्यवसायिक कौशल नहीं मिलता। अगर हम मान लीजिए कोई नौकरी नहीं पा जाते हैं तो भी हम कैसे जीवन यापन कर सकते हैं ये भी नहीं सिखाया जाता, है ना। हमें लगता है कि जो शिक्षा है उसको व्यापार उन्मुख बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई जो है किसी कोई नौकरी नहीं पा जाता तब भी वो कैसे अपना काम कर सकता है, कैसे वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ये सब भी जो है स्कूल में सिखाया जाना चाहिए। और शायद यही है शिक्षा प्रणाली की कमजोरी, जिसमें डिग्री तो मिलती है लेकिन व्यवसायिक कौशल नहीं मिलता, नहीं समझ में आता कि हम जो है पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। औद्योगिकरण की धीमी गति, औद्योगिकरण की धीमी गति, है ना, यानी पर्याप्त उद्योग और कंपनियां नहीं खुल रही हैं। अगर देखो पर्याप्त उद्योग और कंपनियां खुलेंगी तो उनमें काम ज़्यादा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो लोगों की जरूरत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। तो इसलिए देखो औद्योगिकरण नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं बढ़ रहा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तकनीकी प्रगति, मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं, जैसे कि तुम लोगों के सामने ही एक उदाहरण है ना, AI। अब देखो जो लोग पेंटर होते थे वो लोग कैसे सालों सालों सीखकर एक जो है इमेज बना करते थे, और जो है तुमने घिबली इमेज का नाम सुना होगा, अब जो है तुम ChatGPT से बनवा सकते हो, कि कोई वेबसाइट है वहाँ से तुम 1 सेकंड में तुम बनवा ले रहे हो, है ना। तो तकनीकी प्रगति की वजह से मशीनें जो है इंसानों की जगह ले रही हैं, रोबोट आ जा रहे हैं, है ना। तो कुछ दिनों बाद जो है रोबोट से ही जब काम लिया जाएगा तो इंसान क्या करेंगे, बेरोजगार ही होंगे, बेरोजगार ही तो होंगे वो। हाँ, तो इस तरह जो है तकनीकी प्रगति एक बाधा है ना, एक किसी व्यक्ति को रोजगार मिलने में, या कह सकते हैं बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा पांचवा कारण हमारा कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता कैसे, देखो ज़्यादातर लोग जो है खेती पर निर्भर हैं, परंतु अब वह भी पर्याप्त आय नहीं दे पा रही है। खेती पर ही अब देखोगे भारत की आधा से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है ना। लेकिन फिर भी जो है तुम देख सकते हो कि कृषि से अनाज तो मिल जाता है खाने पीने के लिए, लेकिन उससे जो है कोई भी प्रगति हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सरकारी नौकरियों की कमी, देखोगे तो युवाओं का ध्यान जो है सरकारी नौकरी पर अधिक है, लेकिन पद सीमित है। तुम कोई भी नौकरी उठाकर देख लो, है ना, सब में सीमित पद हैं लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, तो बाकी युवक जो है रोजगारी होते जा रहे हैं, है ना। अब हमने समझ लिया बेरोजगारी के कारण कौन कौन से हैं, बेरोजगारी के दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, दूसरा है अपराध और नशे की प्रवृत्ति में वृद्धि, और तीसरा समाज में असंतोष, अस्थिरता, ठीक है, ये हमने बता दिया। नैतिक पतन और मानसिक अवसाद, देश की प्रतिभा का ह्रास, ठीक है। अब हम समझते हैं उपाय कौन कौन से हैं, आखिर हम बेरोजगारी को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखोगे, है ना। वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा तुमको। और अभी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे तुम इसकी PDF अपलोड जो है डाउनलोड करोगे, ठीक है। इसको निकलवा लेना कहीं से, प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना और अच्छे से जो है इसको पढ़ लेना एक बार।
ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने सारे निबंध वन शॉट में करा रखे हैं, तुम डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक देख सकते हो, वहाँ से जाकर देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 फिजिक्स 2026 नाम से, क्लास 12 हिंदी 2026 के नाम से, क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ना। दोनों लोग जो है क्लास 10th में चाहे आप क्लास 12th में जाकर आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको अपना सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो आखिर बेरोजगारी को कैसे रोक सकते हैं? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा सुधार किया जाना चाहिए कि जो है व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षा को व्यापार उन्मुख बनाना चाहिए, है ना। ताकि जो है अगर डिग्री ना भी मिले तो भी हमें रोजगार मिल जाए, है ना। स्टार्टअप और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए। उसके बाद में कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए, नए उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जिससे जो है काम मिले लोगों को और रोजगार जो है कम हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना चाहिए। कैसे होगा? जब तुम सड़क बनवाओगे, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनेगा, है ना। उसके बाद में नालियाँ बनेगी, रेगा कार्यक्रम होता है और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। आगे देखो, अगला क्या है? सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जैसे कि मनरेगा, जैसे कि मैंने तुमको बताया नहीं, मनरेगा हो गया, है ना, PMEGD हो गया, स्टार्टअप इंडिया, इन सारी योजनाओं को और भी बढ़ाना चाहिए, है ना, ताकि जो है कोई भी युवक जो है रोजगार मतलब बेरोजगार ना रहे। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। यदि सरकार और समाज और व्यक्ति मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान संभव है। तो प्रत्येक युवा को रोजगार देना एक लक्ष्य ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। देखो, एक व्यक्ति जो है तभी जो है विकसित देश माना जाएगा जब उसके प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, है ना। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, तो किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार छोड़ करके, किसी एक व्यक्ति को भी पीछे छोड़ करके हमारा देश जो है विकसित देश नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सभी लोग को रोजगार देना अति आवश्यक है। ठीक है, तभी भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा, तभी भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ तुम बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर कैसे लिखोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे निबंध मैंने लिख रखे हैं, महाकुंभ मेला पर भी तुम देख सकते हो, तुमको PDF मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा अभी मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। ये कौन सा? ये देखो, मैंने देखो क्या किया। मैंने सबसे पहले तुमको बताया था ना, सबसे पहले तुम जो है रूपरेखा बना लोगे, है ना। उसके बाद में तुम क्या करोगे, फिर रूपरेखा उसको हेडिंग को थोड़ा थोड़ा सा आप जो है लिख दोगे, इसके कारण निवारण, उसके बाद उपसंहार लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिख सकते हो। हाँ, कितने पेज में लिखना है तो ठीक है, मैं कहता हूँ तुम 3 पेज में लिख देना। ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो है, कोई लोग कम वर्ड में लिखता है, कोई लोग ज़्यादा वर्ड में लिखता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग होंगे, अब मैं बोलूँगा तुम 200 वर्ड में लिखाओ, वो एक ही पेज में लिख दें, तो ऐसा नहीं है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम कितना भी बढ़ाकर लिखो, कितना भी छोटा लिखो, पर कम से कम 3 पेज लिख दो, 3 से 3.5 पेज। ठीक है, इससे ज़्यादा मत जाना। ठीक है, तो आप जो है 3.5 पेज में एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलिए बता देते हैं ना। ये देखो, यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यहाँ पर 9 नंबर आपको मिलते हैं 12th वालों को, अगर 10th में है तो सिर्फ 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से 4 से 5 निबंध आपको मिलेंगे। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 निबंध जो मैंने आपको बताया है एक ही पेपर में आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो मैंने बताया, यहाँ से आपको 2 से 3 निबंध भी देखने को मिल जाएंगे किसी सेट में। चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं कि आप जो है इसको कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये सारी PDF आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे? तो जो है सभी लोग क्या करना, सभी लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सअप चैनल पर। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप चैनल हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो है व्हाट्सअप ग्रुप जो है वहाँ पर तुम ज्वाइन के लिए अप्लाई कर देना, मैं तुमको ज्वाइन कर दूंगा उसमें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? और मतलब कि टेलीग्राम हमें ज्वाइन करने की क्या जरूरत है जब हम व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएंगे। देखो, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का अपना अपना फायदा है। टेलीग्राम पर तुमको जब तुम जुड़ोगे उसके पहले जितनी PDF है वो तुमको मिल जाएंगी, ऐसा व्हाट्सएप पर नहीं है। और व्हाट्सएप पर PDF जल्दी मिलता है, टेलीग्राम पर बाद में मिलता है। तो दोनों ही ज्वाइन कर लेना, है ना, ताकि आप किसी भी तरह से पिछड़े ना रहें। चलो, अब जो है हमने यहाँ पर आपको बता दिए ना, बाकी सारे निबंध मैंने बताया ना, प्रदूषण की वीडियो की निबंध मतलब कि वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि सारे निबंध, ये जो मैंने यहाँ पर बताए हैं सारे निबंध, ये सारे निबंध मैंने एक वीडियो में कराए हैं। वीडियो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और मैंने पथ लिखन भी बता दिया है, एक बार तुम जाकर ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना चैनल से जाकर। ठीक है, इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है आपके हिंदी व्याकरण के लिए, पूरा रचना अलंकार हो गया, सब पथ लेखन निबंध लेखन सब कुछ पड़ा हुआ है, जाकर एक बार विजिट करके देख लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।